हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग हमारी पिछली क्लास के अंदर चर्चा कर रहे थे प्रवास के बारे में, जिसमें हमने ये जाना था कि प्रवास की परिभाषा क्या है, प्रवास कितने प्रकार का होता है, इसके साथ साथ प्रवास के पीछे कारण क्या हो सकते हैं और इसके कितने रूप हैं। हमने इसके बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। अब आज हम चर्चा करते हैं प्रवास के नियम पर, लॉ ऑफ माइग्रेशन पर। इस नियम, हालांकि हम ये बात सामान्य रूप में कह सकते हैं कि प्रवास के लिए किसी एक प्रकार का कोई एक निश्चित नियम तो लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी यदि हम बात करें तो हम विभिन्न जो प्रेरक तत्व हैं या विभिन्न जो हमें ट्रेंड दिखाई देते हैं उसके आधार पर हम एक सामान्य जानकारी इसके अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं कि हमें प्रवास के अंतर्गत क्या क्या रूप में हमें एक सामान्य तथ्य दिखाई देते हैं, जिनको ही नियमों के रूप में हमने यहाँ पर चर्चा की है। और ये नियम सर्वप्रथम रेवेंस्टीन नामक विद्वान ने जारी किए थे और उन्होंने 1885 के अंतर्गत अपने शोध पत्र के अंदर लॉ ऑफ माइग्रेशन में इस प्रवास से संबंधित नियमों के बारे में बतलाया था। ये नियम जो उन्होंने उस समय पर बतलाए आज भी काफी हद तक हमें प्रवास के पीछे एक प्रेरक भूमिका के रूप में दिखलाई देते हैं। अब इन नियमों के बारे में हम आज चर्चा करते हैं कि ये नियम किस प्रकार से हैं और इनके अंतर्गत क्या क्या तथ्य उन्होंने शामिल किए हैं। तो सबसे पहली बात जो इन्होंने स्पष्ट की है प्रवास के नियम के अंतर्गत वो ये है कि प्रवास व दूरी के बीच ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात दूरी बढ़ने पर प्रवास की संख्या कम होती हुई चली जाती है। सामान्य तौर पर हमें यह तथ्य दिखाई देता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है प्रवास की मात्रा भी कम होती हुई चली जाती है। यदि नजदीक के स्थानों की ओर होने वाला प्रवास हमें अधिक दिखाई देता है और दूरी बढ़ने पर होने वाला प्रवास हमें कम दिखाई देता है, लेकिन यदि लंबी दूरी का प्रवास हो रहा है तो ऐसे प्रवास के अंतर्गत उद्योग और व्यापार केंद्र ही प्रमुख होते हैं, यानी कि व्यक्ति वहां पर ही निवास करना पसंद करता है जहां पर औद्योगिक दृष्टि से या व्यापारिक दृष्टि से वो क्षेत्र उन्नत हो और वहां पर आर्थिक अवसरों की उपलब्धता अधिक हो, तो व्यक्ति उन स्थानों की ओर ही लंबी दूरी के लिए भी जाने के लिए प्रेरित होता है। और बाकी सामान्य रूप में प्रवास और दूरी के बीच में हमें ऋणात्मक संबंध दिखाई देता है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट भी है और सर्वज्ञात भी है कि दूरी बढ़ने पर प्रवासियों की जो संख्या है वो कम होती हुई चली जाती है। दूसरा जो नियम इन्होंने बतलाया वो है कि प्रवास क्रमिक चरणों और धारा के रूप में होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि प्रवास एक साथ होता है। प्रवास एक साथ यदि हो रहा है तो वो सामान्यतः केवल राजनीतिक घटनाओं के कारण से हो सकता है। अदरवाइज सामान्य रूप में यदि हम बात कहें तो प्रवास हमें क्रमिक चरणों के अंदर यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें एक व्यक्ति चला जाता है, फिर उसके वहां पर यदि उसको अच्छे रोजगार की उपलब्धता हो जाती है, आर्थिक अवसर मिल जाते हैं, तो उससे प्रेरित होकर के उस क्षेत्र के दूसरे लोग भी वहां पर जाने की ओर प्रेरित होते हैं। तो ये एक क्रमिक चरण के रूप के अंदर कि पहले कुछ लोग जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा एक समूह आता है, फिर तीसरा एक समूह आता है, तो उस प्रकार से हमें वहां पर क्रमिक चरणों के अंतर्गत प्रवास दिखाई देता है। इसी प्रकार हम बात करें तो जो बात आती है वो ये नेक्स्ट कि प्रवास से हुई क्षतिपूर्ति के लिए भी एक प्रतिधारा चलती हुई हमें दिखाई देती है, अर्थात जहां से प्रवासी जाते हैं, अर्थात जो उत्प्रवासी होते हैं उस स्थानों पर संख्या कम हो जाती है तो उस स्थान की पूर्ति के लिए भी कुछ मात्रा में प्रतिधारा चलती है, जो कि वहां पर जनसंख्या और संसाधन संबंध को मेंटेन रखने का कार्य करती है। इसी प्रकार इन्होंने बतलाया कि प्रवास के अंतर्गत नगरीय और ग्रामीण अंतर पाया जाता है। ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है। सामान्यतः ग्रामीणों की तुलना में नगरवासी जो होते हैं वो कम प्रवासी होते हैं, अर्थात इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ग्रामीणों में या ग्रामवासियों के अंतर्गत हमें प्रवास अधिक दिखाई देता है, नगरवासी सामान्यतः कम प्रवासी होते हैं। नगरवासी अपनी विशेष आवश्यकताओं के लिए ही वो अपने स्थान को छोड़ते हैं, बाकी ग्रामीण जो निवासी हैं या गांव के अंदर निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो अधिक या यूं कहें सामान्य कारणों से भी प्रेरित होकर के अपने स्थान को छोड़ देते हैं। तो प्रवास में हमें नगरीय और ग्रामीण अंतर दिखाई देता है। इसी प्रकार अगली जो बात हम कहें वो ये है
कि अल्प दूरी का जो प्रवास होता है, इस प्रवास में सामाजिक कारणों से स्त्रियों की संख्या अधिक होती है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है वैवाहिक संबंध। सामान्यतः ये भी हमें दिखाई देता है और विशेषकर भारत देश के अंतर्गत जब हमारे यहाँ पर सामाजिक जो रीति रिवाज और परंपराएं इस प्रकार से हैं कि हमें यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वैवाहिक संबंधों के कारण जो होता है प्रवास, उसके अंतर्गत हमें स्त्रियों की संख्या दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर एक सामान्य सा तथ्य यह है कि स्त्रियां विवाह के बाद अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान की ओर अर्थात अपने पति के घर की ओर प्रवास करती है। और ये सामान्यतः इसमें अधिक दूरी नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आज भी वैवाहिक संबंधों में ज़्यादा दूरी को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। सामान्यतः ये अल्प दूरी के अंतर्गत ही वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं और इस संबंध के अंदर स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। वहीं जैसे जैसे अगली बात इन्होंने बताई वो ये कि जैसे जैसे तकनीक का विकास होता है वैसे वैसे प्रवास भी बढ़ता है। अर्थात यदि हम देखें तो प्राचीन काल में परिवहन के साधनों की कमी के कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था, जिससे भी प्रवास अत्यधिक विशेष कारणों के से ही प्रेरित होकर के ही किया जाता था। लेकिन वर्तमान युग के अंदर परिवहन साधनों की पर्याप्तता के कारण, उनकी अनुकूलता के कारण और धीरे धीरे उनके साथ ही साथ सुगमता के बढ़ने के कारण से प्रवास को बढ़ावा मिला है। अब व्यक्ति अधिक दूरी पर भी जाने में कोई संकोच महसूस नहीं करता है, क्योंकि परिवहन के साधन तीव्रगामी हो गए हैं। इसके कारण से व्यक्तियों ने सीमाओं को पार करके भी अत्यधिक दूरी पर जाकर के भी निवास करना पसंद किया है, यदि उसे वहां पर आर्थिक अवसर या अपने जीवन को उन्नत बनाने के और सुरक्षित रखने का अवसर यदि उसे वहां पर मिल रहा है तो व्यक्ति अब उसके अंतर्गत दूरी को ध्यान में नहीं रखता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो है तकनीक। इसी प्रकार दूरसंचार साधनों ने भी प्रवास को बढ़ा है, क्योंकि जब व्यक्ति अब दूसरे स्थानों पर रह करके भी वो अपने मूल स्थान से संपर्क में बना रहता है, तो इसलिए उसे इतना महसूस नहीं होता कि हमें अपने घर से या अपने समाज से या अपने आसपास के लोगों से बहुत अधिक दूर चला गया हूं। तो इसके कारण से भी अब प्रवास को बढ़ावा मिला है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, व्यक्तियों का किसी भी कारण से प्रेरित होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना अब धीरे धीरे सुगम हो रहा है, जिसके कारण से प्रवास की मात्रा लगातार बढ़ रही है। और अंत में इन्होंने बतलाया कि प्रवास के जो प्रेरक तत्व होते हैं, उन प्रेरक तत्वों में आर्थिक कारकों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बात हम लोगों ने प्रवास को प्रेरित करने के जो कारण हैं या प्रवास के जो कारक हैं उसके अंतर्गत भी जानकारी प्राप्त की थी कि प्रवास के पीछे भले ही दो प्रकार के कारक काम करते हों, प्राकृतिक और मानवीय कारक। प्राकृतिक कारकों की भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन वर्तमान युग के अंतर्गत यदि हम बात कहें, विशेषकर 20वीं और 21वीं शताब्दी के अंतर्गत जो प्रवास हुआ है, इस प्रवास के पीछे सर्वाधिक प्रेरक तत्व यदि कोई रहा है तो वो रहा है आर्थिक कारक। मनुष्य ने जलवायु की दृष्टि से विषम स्थानों पर भी जाना पसंद किया है, वहां पर निवास करना पसंद किया है, यदि उसे वहां पर आर्थिक अवसर अधिक उपलब्ध हो रहे हैं और उसे अपने जीवन को समुन्नत बनाने और अपने जीवन को सुगम बनाने के अवसर यदि उसे विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में भी मिल रहे हैं तो मनुष्य वहां पर जा रहा है। इसी प्रकार जलवायु जहां पर जल की आपूर्ति भी कम है, ऐसे क्षेत्रों में भी मनुष्य ने वहां पर निवास करना पसंद किया है, यदि उसे आर्थिक अवसरों की वहां पर उपलब्धता है। यही कारण है कि पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, ये जलवायु और जल की दृष्टि से सामान्यतः आकर्षण के केंद्र नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता के कारण से यहाँ पर मिलने वाले आर्थिक अवसरों ने जनसंख्या को यहाँ पर आकर्षित किया है। और दूसरे जो कारक रहे हैं कि जलवायु की विषमता को तो हमने दूसरे अन्य तरीकों का इस्तेमाल करके उसे कम कर लिया है, और जलापूर्ति के लिए भी हमने कि दूसरे स्थानों से चाहे वो पाइपलाइन के माध्यम से जल की आपूर्ति भी की जा सकती है। लेकिन आर्थिक कारक इसी प्रकार से इसके कई उदाहरण हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर ट्रांसवाल के ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जहाँ कूलगाड़ी और कालगुल्ली के अंदर जो सोने की खदानें हैं वो भी इसी कारण से हैं, क्योंकि वहां पर भी आर्थिक कारक महत्वपूर्ण रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में प्राकृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं रही है,
वर्तमान में मानवीय कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और इन मानवीय कारकों में भी आर्थिक कारक सर्वप्रमुख कारण हैं। तो इस रूप में ये जानकारी प्रवास के नियमों के रूप में रेवेंस्टीन ने 1885 में जो उन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था, द लॉ ऑफ माइग्रेशन शीर्षक के नाम से, उसके अंतर्गत इन्होंने प्रस्तुत की है। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे अध्याय के अंतर्गत प्रवास के बारे में जाना कि प्रवास क्या होता है, किस रूप में होता है, किस कारण से होता है, वहीं कितने प्रकार का होता है और प्रवास के पीछे सामान्यतः क्या नियम कार्य करते हैं, इनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। अब अगले विषयों पर हम अपनी अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।